रूस और अमेरिका दोनों के पास ऐसे विमान हैं जो परमाणु धमाके के बाद भी उड़ते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, कयामत के दिन कौन सा डूम्सडे प्लेन सच में ज्यादा ताकतवर है? परमाणु युद्ध में सबसे पहले शहर खत्म होते हैं, फिर सरकारें और अंत में भरोसा। लेकिन दुनिया की हर महाशक्ति एक सवाल का जवाब पहले से तैयार रखती है। अगर जमीन राख बन जाए तो कमान किसके हाथ में रहेगी? यहीं से शुरू होती है रूस और अमेरिका के डूम्सडे प्लेन्स की कहानी। ये विमान दुनिया को बचाने के लिए नहीं बने, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तब भी जवाबी तबाही जरूर हो। अब सवाल यह नहीं कि कौन हमला करेगा, बल्कि यह है कि कौन आखिरी सांस तक कंट्रोल में रहेगा। अमेरिका की रणनीति सीधी लेकिन बेहद खतरनाक है। अमेरिकी सेना मानती है कि परमाणु युद्ध में बंकर आखिरकार नाकाम हो जाते हैं, इसलिए उसने अपनी सरकार और सैन्य दिमाग को आसमान में शिफ्ट कर दिया। इसी सोच से जन्मा E-4B नाइट वॉच, एक ऐसा विमान जो दिखने में आम बोइंग 747 जैसा लगता है, लेकिन असल में यह उड़ता हुआ व्हाइट हाउस और पेंटागन है। दूसरी ओर रूस भी कम नहीं है। उसने भी अपना जवाब तैयार किया, इल्यूशिन Il-80, जिसे नाटो मैक्स डोम कहता है। यही से असली तुलना शुरू होती है। अमेरिका का हाईटेक नेटवर्क बनाम रूस की खामोश लेकिन कठोर सादगी। E-4B की कहानी 1974 में शुरू होती है और दिलचस्प बात यह है कि इसका जन्म किसी युद्ध की वजह से नहीं, बल्कि एक फेल बिजनेस डील से हुआ। बोइंग ने 4 747 विमान एक ग्राहक के लिए बनाए थे, लेकिन आखिरी समय पर वह ग्राहक पीछे हट गया। बोइंग ने अमेरिकी सेना से पूछा, क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? सेना ने मौके की कीमत समझी और न सिर्फ 4 बल्कि कुल 7 विमान खरीद लिए। आज भी 4 E-4B नाइट वॉच सक्रिय सेवा में हैं। इसके उलट रूस का Il-80 सीधे कोल्ड वॉर की पैरानोया से पैदा हुआ। सोवियत संघ को पूरा भरोसा था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो अमेरिका सबसे पहले मॉस्को और क्रेमलिन को निशाना बनाएगा। इसलिए रूस ने ऐसा विमान बनाया जिसे दिखावे की जरूरत नहीं, बस जिंदा रहना जरूरी है। परमाणु युद्ध में दोनों देशों की सोच एक जगह मिलती है, सांप का सिर काट दो। अमेरिका के लिए यह सिर था वॉशिंगटन DC और US स्ट्रेटेजिक कमांड, जबकि रूस के लिए क्रेमलिन और जनरल स्टाफ। अमेरिका को डर था कि सोवियत पहले उसके नेतृत्व को खत्म कर देंगे ताकि जवाबी हमला न हो सके। E-4B इसी डर का जवाब है। यह राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को 30 फीट ऊपर ले जाकर ऐसा मंच देता है जहां से वे पूरी दुनिया में फैली सेनाओं को आदेश दे सकते हैं। रूस का 80 भी बिल्कुल यही करता है, लेकिन अलग अंदाज में, कम शो, ज्यादा सर्वाइवल। अगर आप E-4B के अंदर कदम रखें तो लगेगा जैसे किसी आम एयरलाइनर में घुस आए हों। बाहर से यह डेल्टा या साउथ वेस्ट की फ्लाइट जैसा दिखता है, लेकिन अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। यहां कोई लग्जरी नहीं, कोई चमक दमक नहीं। किचन वही पुराना बोइंग वाला है। मतलब दुनिया खत्म हो रही हो तब भी खाना साधारण ही मिलेगा। इसके विपरीत Il-80 के बारे में माना जाता है कि वह और भी ज्यादा स्पार्टन है। कम खिड़कियां, कम आराम, ज्यादा फोकस सिर्फ मिशन पर। यह अंतर दोनों देशों की मानसिकता दिखाता है। अमेरिका चाहता है कि सिस्टम काम करते रहें, रूस चाहता है कि सिस्टम बचे रहें। E-4B के भीतर का कॉन्फ्रेंस रूम वही जगह है जहां राष्ट्रपति और रक्षा सचिव मानवता के भविष्य पर फैसले लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसके ठीक पास एक साधारण टॉयलेट भी है। यह याद दिलाता है कि कयामत के 12 दिन भी इंसान इंसान ही रहता है। प्रेस रूम वह जगह है जहां से राष्ट्रपति देश को संबोधित कर सकता है, भले ही उस समय फॉक्स न्यूज या CNN मौजूद न हो। कुल मिलाकर इस विमान में 111 लोगों की टीम होती है। पायलट, नेविगेटर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, मेंटेनेंस क्रू और पब्लिक अफेयर स्टाफ। रूस के Il-80 में भी बड़ा क्रू होता है, लेकिन उसकी संरचना और संख्या को लेकर जानकारी कम सार्वजनिक है, जो खुद में एक रणनीति है। E-4B का असली दिल उसका वॉर रूम है। करीब 5 वर्ग फुट का एक चलता फिरता दिमाग। यहां 1980 के दशक के सबसे भरोसेमंद कंप्यूटर, दर्जनों सुरक्षित फोन लाइनें और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हैं। यही वह जगह है जहां से नेशनल कमांड अथॉरिटी के आदेश
पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। रूस का इल 80 भी इसी तरह का कमांड सेंटर है, लेकिन माना जाता है कि वहां डिजिटल से ज्यादा एनालॉग सिस्टम पर भरोसा किया जाता है ताकि ईएमपी जैसी स्थितियों में भी सिस्टम काम करता रहे। कम्युनिकेशन के मामले में E4B एक कदम आगे दिखता है। इसके कार्गो बे में मौजूद ट्रेलिंग वायर एंटेना लगभग 5 मील लंबा तार है, जिसे उड़ान के दौरान पीछे छोड़ा जाता है। यह अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेज सकता है, जिनकी तरंगें पृथ्वी के व्यास से भी लंबी होती हैं। इसका मतलब यह है कि E4B समंदर की गहराई में छिपी ओहायो क्लास परमाणु पनडुब्बियों तक भी आदेश पहुंचा सकता है। रूस के पास भी इसी तरह की व्यवस्था है, जिससे वह अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से संपर्क बनाए रख सके। यह मुकाबला बराबरी का है। दोनों जानते हैं कि असली ताकत समुद्र के नीचे छिपी होती है। एमपैम के मामले में दोनों देशों की सोच फिर टकराती है। आज की दुनिया डिजिटल है, लेकिन E4B जानबूझकर 1980 में अटका हुआ लगता है। इसकी खिड़कियों पर मेटल मैश वायरिंग लगी है और ज्यादातर सिस्टम एनालॉग हैं। वजह साफ है, परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाला ईएमपी डिजिटल सिस्टम को सेकंडों में जला सकता है। रूस का इल 80 भी इसी दर्शन पर बना है, शायद और भी ज्यादा सख्ती से। कम डिजिटल, कम निर्भरता, ज्यादा जीवित रहने की संभावना। हवा में टिके रहने की बात करें तो E4B सामान्य तौर पर 12 घंटे उड़ सकता है, लेकिन KC 135 जैसे टैंकर से हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है। सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार पर सिर्फ 30 फीट की दूरी से ईंधन भरना, यह खुद में एक जोखिम भरा ऑपरेशन है। फूड और पानी की सीमाओं के कारण E4B लगभग 1 हफ्ते तक हवा में रह सकता है। रूस का इल 80 भी एरियल रिफ्यूलिंग में सक्षम माना जाता है, हालांकि उसकी एंड्योरेंस को लेकर आधिकारिक आंकड़े कम मिलते हैं। अब सोचिए डूम्सडे सिनेरियो। मिसाइलें उड़ चुकी हैं, वॉशिंगटन को हमले की पुष्टि मिल चुकी है। राष्ट्रपति पहले एयरफोर्स 1 पर चढ़ते हैं और देश के अंदरूनी हिस्से की ओर जाते हैं। E4B का क्रू पहले ही हवा में होता है। किसी सुरक्षित राज्य जैसे आयोवा में हैंड ऑफ होता है। जैसे ही राष्ट्रपति E4B में चढ़ते हैं, वही विमान एयरफोर्स 1 बन जाता है। रूस में भी कुछ ऐसा ही होता है। राष्ट्रपति को इल 80 में सुरक्षित ले जाया जाता है, जहां से वह सेनाओं को निर्देश दे सकता है। और फिर आता है बिस्किट। यह कोई खाने की चीज नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के पास मौजूद न्यूक्लियर ऑथेंटिकेशन कार्ड है। इसमें पहचान कोड और पहले से तय टारगेट ऑप्शंस होते हैं। यह मैकडॉनल्ड्स में नंबर ऑर्डर करने जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि यहां नंबर 1 एक शहर को मिटा सकता है। रूस में भी इसी तरह की ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया है, ताकि कोई भी आदेश बिना पुष्टि के लागू न हो। आज भी कम से कम एक E4B नाइट वॉच हर समय रेडी रहता है। इसे राष्ट्रपति की यात्रा, रक्षा सचिव की मूवमेंट और बैकअप कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। रूस भी अपने इल 80 को इसी तरह तैयार रखता है। दोनों देशों को उम्मीद है कि इन विमानों का असली इस्तेमाल कभी ना हो, लेकिन अगर हुआ तो यही तय करेंगे कि कयामत के दिन किसके हाथ में कमान रहेगी। और शायद यही इस तुलना की सबसे डरावनी सच्चाई है। E4B नाइट वॉच और इल 80 मैक्सडोम की असली ताकत उनकी तकनीक, उनकी रेंज या उनकी एंड्योरेंस में नहीं छिपी है, बल्कि उस डिटरेंस में है जो वे पैदा करते हैं। इन विमानों का मकसद युद्ध जीतना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि चाहे जमीन पर सब कुछ खत्म क्यों ना हो जाए, आखिरी फैसला लेने वाला कोई ना कोई जिंदा रहेगा। अमेरिका इसे नेटवर्क, कम्युनिकेशन और वैश्विक कनेक्टिविटी से साबित करता है, जबकि रूस इसे सादगी, चुप्पी और सर्वाइवल फर्स्ट सोच से दिखाता है। कयामत के दिन कौन ज्यादा ताकतवर होगा? यह सवाल शायद कभी जवाब न पाए, क्योंकि अगर जवाब मिल गया तो दुनिया को उस जवाब की जरूरत ही नहीं बचेगी। तो सवाल अब भी वही है, अमेरिका का हाईटेक नेटवर्क ड्रिवन E4B नाइट वॉच या रूस का खामोश, सादा लेकिन कठोर इल 80 मैक्सडोम? कयामत के दिन सच में ज्यादा ताकतवर कौन सा डूम्सडे प्लेन होगा? ये जवाब शायद दुनिया कभी जान ही न पाए।